मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी में योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी शुरू हो गई है। शपथ के साथ ही ऐसे सवालों के जवाब भी सामने आ गए कि इस बार यूपी का मंत्रिमंडल कितना बड़ा होगा। योगी पार्ट 2 में कईयों को दोबारा मौका मिला है, कईयों की छुट्टी हुई, जबकि कई नए चेहरों को मौका दिया गया। मैं आदित्यनाथ योगी सरकार 2.0 की महाशपथ। मैं आदित्यनाथ योगी इकाना स्टेडियम में भव्य समारोह। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई। सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ी शपथ। और इस सबसे बड़े शपथ ग्रहण कार्यक्रम की ऐसे हुई शुरुआत। इकाना स्टेडियम में जैसे ही योगी आदित्यनाथ का नाम पुकारा गया, हर तरफ से जयकारे गूंजने लगे। हम आपको सीएम योगी के भव्य शपथ ग्रहण का गवाह बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। हजारों लोगों की मौजूदगी में चल रहे गीत संगीत के बीच स्टेडियम में एक एक कर वीवीआईपी गेस्ट मंच पर आ रहे थे। अतिथियों के बीच सीएम योगी आए, सभी अतिथियों का स्वागत किया। तभी अचानक तुरही की मधुर आवाज के साथ गीत बज उठा और स्टेज पर पहुंच गए पीएम मोदी। देखिए, पीएम मोदी के आते ही फिजाओं में कैसे जोश का संचार होने लगा। प्रधानमंत्री के आने के बाद वो घड़ी भी आ गई जिसका सबको इंतजार था। मैं आदित्यनाथ योगी जो जंग जीता वो दोबारा बना सिकंदर, लेकिन जिसने दिल जीता वो भी मस्त कलंदर। सीएम योगी के साथ ही 52 और मंत्रियों ने शपथ ली। इस बार भी राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक। चुनाव हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य ने दूसरी बार और ब्रजेश पाठक ने पहली बार राज्य के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। योगी 2.0 में जिन 52 मंत्रियों ने शपथ ली, उसमें 2 उप मुख्यमंत्रियों के अलावा 16 कैबिनेट मंत्री और 14 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। इसके साथ 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। करीब 26 मंत्रियों की छुट्टी हो गई। मोहसिन रजा की जगह इस बार दानिश आजाद योगी मंत्रिमंडल का मुस्लिम चेहरा बने हैं। माना जा रहा है कि इस बार यूपी के चुनाव में 8% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया है, जो कांग्रेस और बीएसपी से भी अधिक है। शायद इसी वजह से इस बार मुस्लिम समुदाय के बड़े तबके यानी सुन्नी मुसलमानों में से दानिश आजाद अंसारी को आगे किया गया है, जबकि इससे पहले शिया समुदाय के मोहसिन रजा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। वहीं योगी पर ब्राह्मण विरोधी होने के विपक्षी आरोपों का मुंहतोड़ जवाब नहीं देने की वजह से दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को मौका दिया गया है। शपथ के बाद से ही ट्वीट का तांता लगा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शपथ लेने के लिए श्री योगी आदित्यनाथ को हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से और योगी जी के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों में नए और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प की पूर्ति हो, यही मेरी उन्हें शुभकामनाएं हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं दी और लिखा कि नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए। शपथ ग्रहण से पहले शुक्रवार की सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य भर के मंदिरों में जाकर लोक कल्याण के लिए पूजा अर्चना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे चुनाव से करीब 18 महीने पहले फिर से एक्टिव हुई हैं। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में भी वसुंधरा राजे शामिल हुई। गुरुवार को राजे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1-to-1 मुलाकात की। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान प्रदेश की राजनीति और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। राजे की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात को प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। दिल्ली में वसुंधरा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और पार्टी के अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम राजे ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा से भी मुलाकात की। इससे पहले बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में भी राजे शामिल हुई थीं। राजस्थान के बीजेपी सांसदों से आज पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रेकफास्ट पर अपने आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने कई बिंदुओं पर सांसदों के साथ चर्चा की। केंद्र की योजनाओं को राज्य में किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, जन जन तक पहुंचाना है, इस पर भी चर्चा की गई। तो आपको बता दें कि इसी मुलाकात को लेकर के एक ट्वीट भी किया है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। उन्होंने लिखा, आज राजस्थान के सभी साथी सांसद गणों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सकारात्मक और सुखद वातावरण में वार्ता का अवसर मिला। अब बात संकट, संवाद और समाधान की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने दोनों राज्यों के बीच चल रहे कोयले के मुद्दे पर चर्चा की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोयला मंत्रालय द्वारा राजस्थान को आवंटित खदानें सीमित मात्रा में कोयले के साथ छोड़ दी गई हैं। इसलिए दूसरी खदानें शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि नियमों के अनुसार राजस्थान की मदद करेंगे। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मदद नहीं मिली तो प्रदेश में ब्लैकआउट हो जाएगा। नियमों का कहीं उल्लंघन भी नहीं होगा। नियमों का पूरा पालन करते हुए राजस्थान सरकार को कोयला आपूर्ति और साथ ही जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय लोगों के जो मुद्दे हैं, पर्यावरण है, इसको भी हम लोगों को पूरा ध्यान रखना है। इसमें कोई समझौता नहीं होगा। हमने तो अपनी बात कह दी है और मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। तो पाड़ता ईस्ट और कांटा बेशी ये ब्लॉक में हमारा काम चल रहा है, उसी एक्सटेंशन की बात है। और पाड़ता का जो नया 5 मिलियन टन का ब्लॉक है उसकी बात हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर छत्तीसगढ़ हमें मदद नहीं करता है तो हमारे ब्लॉकआउट हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा वहाँ पे राजस्थान के अंदर। जो 4,500 मेगावाट पावर जो प्लांट है 4,500 मेगावाट के, वो बंद हो जाएंगे। तो हमें बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें खुद को आना पड़ा यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा एग्जामिन करवाएंगे अपने डिपार्टमेंट से और जल्दी से। इस बीच प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि इस बैठक के बाद परिणाम सकारात्मक निकलेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि जो कोल आवंटन राजस्थान को हो रखा है उसको लेकर छत्तीसगढ़ में कुछ इश्यू है, लेकिन हमें उम्मीद है कि रास्ता निकल जाएगा। साथ ही भंवर सिंह भाटी ने यह भी कहा कि हमारे पास 2 से 3 दिन का स्टॉक ही मौजूद है। राजस्थान के को केंद्र सरकार के द्वारा जो आवंटित कोल ब्लॉक्स हैं, उन कोल ब्लॉक से राजस्थान का कोयला खनन की अनुमति की प्रक्रिया अभी छत्तीसगढ़ सरकार के स्तर पर लंबित है और छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में पूरी वार्ता की गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
कंपनी को जमीन देने का विरोध। अठारह साल से जमीन के इंतजार में बैठे किसान। कई दिन से 20-22 दिन से यहाँ जैसलमेर में धरना भी चल रहा है इस मुद्दे पर। और भी कई गांव, अकेला मोहनगढ़ नहीं, यहाँ से 20,000 बीघा जमीन का प्रस्ताव पहले जा चुके हैं और लगभग 20,000 के प्रस्ताव और मांगे जा रहे हैं। नहरी क्षेत्र की भूमि कंपनी को देने का विरोध। खेती की जमीन, यहाँ नहर आई हुई है, बारानी जमीन पे खेती कर रहे हैं लोग, उन लोगों को छोड़ करके और जमीन बहुत पड़ी है। अगर सरकार को कहीं देना है तो बंजर जमीन, मगरे, रेत के धोरे वहां पे दी जा सकती है। जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके के किसान नाराज हैं। कई दिनों से किसान धरने पर हैं क्योंकि 18 साल बीतने के बाद भी उन्हें जमीन आवंटित करने की जगह निजी कंपनियों को बड़ी मात्रा में जमीन आवंटित की जा रही है। हमें दुख इस बात का है कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और खेती योग्य जमीन है वो कंपनियों को दी जा रही है, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? उनका मूलभूत अधिकार है, वो लोग क्या आजीविका साधन क्या होगा? 2004 में हजारों की जगह को फॉर्म भर गए थे, उसके बाद में कई लोग भूमिहीन हो गए हैं, उनके लिए जमीन कहाँ से आएगी? कुछ समय पहले ही मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में एक बड़ी सोलर कंपनी को 22,000 बीघा जमीन आवंटन करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे नाराजगी बढ़ गई और पूर्व विधायक की अगुवाई में किसान धरने पर बैठ गए। देखिए, हमारे जिले के जनप्रतिनिधि, जिले के में मंत्री, वो कह रहे हैं कि ये तो कंपनियों को जमीन देना विकास का काम है, ये विनाश का काम है। जो आने वाली पीढ़ी हमारी है, नहरी क्षेत्र के हमने फार्म भरवाए। फार्म किस लिए भराए थे? कि जमीन आवंटन के लिए। उनकी जांचें हो गई, वो आस लगाए बैठे आज दिन तक। तर्क ये दिया जा रहा है कि यह जमीन बारानी है, यहाँ पर पानी नहीं पहुँच सकता, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि किसान बारिश पर निर्भर रहकर खेती कर सकते हैं। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि अभी सिर्फ प्रस्ताव भेजा गया है। अडानी कंपनी को सोलर प्लांट के लिए 20,000 के लगभग बीघों का एक प्रस्ताव पहले गया हुआ है। अभी तक वो आवंटित हुआ है या नहीं, इसकी हमारे पास कोई पुख्ता खबर नहीं है। अब जो प्रस्ताव है वो प्रोसेस में है, अभी उसकी जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करने के बाद में आगे फॉरवर्ड करेंगे। साल 2004 में भूमिहीन किसानों से बरानी जमीन और नहरी जमीन के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसके आधार पर कुछ लोगों को जमीन आवंटित की गई, लेकिन बाकी आवेदनों पर सालों से किसान इंतजार कर रहे हैं। और आखिर किसान कहाँ जाएंगे? जिनके फार्म भरे हुए, उस समय बालक थे वो फार्म भरे, उस समय 5 साल 10 साल का लड़का था, आज वो 25 साल का वो भूमिहीन है। मैंने लिस्टें मंगाई है, लाखों की तादाद में भूमिहीन किसान बैठे। आरोप है कि चुनाव के वक्त तो ये मामला जोर पकड़ता है, लेकिन इसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब जब किसानों के आवंटन के लिए रखी गई जमीन कंपनियों को दी जा रही है, तो किसानों की रही सही उम्मीद भी खत्म हो रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। कब तक चलेगा कोरोना का बहाना? कब तक पड़ेगा पूरा मूल्य चुकाना? बुजुर्गों का सरकार से बड़ा सवाल। टिकट में रियायत कब होगी बहाल? क्या सीनियर सिटीजन को रेलवे टिकट पर मिलने वाली छूट खत्म हो गई है? सोशल मीडिया समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर यह चर्चा इन दिनों आम हो चली है। इस चर्चे में कितनी सच्चाई है ये तो पड़ताल की बात है, लेकिन ये बात 16 आने सच है कि फिलहाल बुजुर्गों को रेलवे टिकट में कोई रियायत नहीं मिल रही है।
इस बात की तस्दीक बुजुर्ग यात्री कर रहे हैं। मुश्ताक अली। कहाँ जा रहे हैं आप? बीकानेर से यहाँ आए हैं, जयपुर। जो छूट मिला करती थी आपको, कितनी मिलती थी पहले? वो 30% मिल जाती। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा।